सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिका यानी सेल के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा कि सभी जीवित प्राणी जैसे मानव, पौधे या जंतु आखिर किस चीज से मिलकर बने हैं? बताइए। चलिए देखते हैं। इन सभी जीवित प्राणी को जूम करके देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिलेंगे। इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका यानी सेल कहा जाता है। यानी सभी जीवित प्राणी इन्हीं बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका ही वो सबसे छोटी इकाई है जिससे सभी जीवित प्राणी बने हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। दोस्तों, क्या आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं? सोचो। नहीं, ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको खुली आंखों से तो देख नहीं सकते। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो अपने विद्यालय की जीव विज्ञान लैबोरेटरी में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जिस कोशिका को देख पाना इतना मुश्किल है, जिसको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, तो इसके बारे में पता लगाना कितना मुश्किल रहा होगा। सोचो। जी हाँ, 1590s में वैज्ञानिक ज़ेकराइस जेन्सेन ने पहला वास्तविक यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक महान जीव वैज्ञानिक ने इस माइक्रोस्कोप का यूज किया और किसी पेड़ की छाल यानी बार्क को सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्होंने पाया कि इस पेड़ की छाल में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती थी। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका यानी सेल कहा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कंपार्टमेंट। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया। इसके बाद और रिसर्च हुई तो पता चला कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले उपस्थित कोशिकाओं से आती हैं, यानी पहले उपस्थित कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यही स्टेटमेंट्स कोशिका सिद्धांत कहलाए जाते हैं। अब दोस्तों ये बताओ, क्या सभी जीवित प्राणी एक जैसी कोशिका से बने होते हैं या अलग अलग? जी हाँ, सही सोचा। सभी जीवित प्राणी एक जैसे दिखते ही नहीं है, तो एक जैसी कोशिका से कैसे बने हो सकते हैं, है ना? यही नहीं, कोई भी बहुकोशीय प्राणी जैसे मानव में भी कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मांसपेशी कोशिका, इसकी कुछ इस तरह की बनावट होती है। और जैसे रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, शुक्राणु और तंत्रिका कोशिकाएं कुछ इस तरह की होती हैं। यानी कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है और इन कोशिकाओं की बनावट उनके काम के अनुसार होती है। और अगर छोटी कोशिकाओं में आकार देखें तो कुछ कोशिकाएं बहुत ही छोटी होती हैं जिनको आंखों से देख भी नहीं सकते। जैसे कि बैक्टीरिया, जिसका आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है। और सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। तो देखा आपने किस तरह से कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि कोशिकाएं दिखती कैसी हैं। ये मानव और ये पौधा। इसे जूम करते हैं। ये जो आप कोशिका देख रहे हैं, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। इनकी संरचना कैसे होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं। कोशिका संरचना। ये पादप कोशिका है। इसकी बाहर की परत को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आप जंतु कोशिका में परत देख रहे हैं। इसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये परत दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद आप एक गोलाकार चीज देख रहे हैं। इसे केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच जो एक क्षेत्र है, इसे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका में बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो एक परत से घिरे रहते हैं, जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये कोशिकांग
कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। इन कोशिकांगों का अपना अपना महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए देखते हैं। इस अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में कहीं कहीं पे काले रंग का डॉट है। इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यीय जालिका पे राइबोसोम होते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर कहते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं होते उन्हें चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर कहते हैं। इसके बाद ये गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी एपरेटस है, और ये लाइसोसोम्स है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद पादप कोशिका में ये प्लास्टिड है। ये कोशिका अंगक सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। और अब ये रस्थानिया यानी वैक्यूल्स हैं, जो पादप कोशिका में तो बहुत बड़ी और जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों ये कोशिका की संरचना है। सारांश, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। सभी जीवित प्राणियों में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका को विभिन्न कोशिकांगों जैसे केंद्रक, मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम आदि होते हैं। अब हम कोशिका आवरण और परासरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में कोशिकावरण यानी सेल एनवेलप और परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमने कोशिका संरचना देखी है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकावरण यानी सेल एनवेलप। तो दोस्तों कोशिका आवरण क्या होता है? सोचिए, आपको नाम से पता चल गया होगा कि हम कोशिका की सबसे बाहरी परतों के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं कोशिका आवरण क्या होता है। कोशिका आवरण कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। इसमें हम पहले कोशिका भित्ति के बारे में समझते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह सिर्फ पादप कोशिका में सबसे बाहर की परत होती है जो पूरी पादप कोशिका को घेरे रखती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पादप थोड़े कठोर और जटिल होते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की वजह से। ये एक बहुत जटिल पदार्थ सेल्यूलोज से बनी होने के कारण मोटी, कठोर और जटिल होती है और पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो दोस्तों अगर कोशिका की सबसे बाहरी परत अगर कठोर होगी तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोशिका की सुरक्षा और बनावट को बनाए रखेगा। यानी कि इसकी जो बनावट होगी वही कोशिका की बनावट है ना। ये स्वतंत्र रूप से पूर्ण पारगम्य यानी परमिएबल और कोशिका का निर्जीव भाग होता है। यानी यह परत किसी भी छोटे कण को अंदर या बाहर जाने देती है और इसमें कोई भी जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही क्यों होते हैं, जंतु कोशिका में क्यों नहीं? सोचिए। तो इसका जवाब है कि पादप पर्यावरण में खुले में रहने की वजह से खराब मौसम जैसे आंधी, तूफान, ओले या ज्यादा गर्मी या फिर बहुत ठंड, ये सब सहना पड़ता है। इसलिए उनकी ज्यादा सुरक्षा के लिए मोटी और कठोर कोशिका भित्ति होती है। मगर जंतु तो सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों अब हम एक और सुरक्षात्मक परत कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है जो कोशिका के भागों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती है। ये जैविक कार्बनिक अणु प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण जैविक अणु होते हैं। कोशिका के बहुत से कोशिका अंगक इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है और कुछ अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है।
इसलिए यह कोशिका का जीवित भाग होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार और अंदरूनी संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों ये सोचिए, अगर कोशिका में कोशिका झिल्ली ना हो तो क्या होगा? दोस्तों अगर आप जंतु कोशिका को देखें तो ये एक बाहरी परत है जो उसको आकार देती है, और अगर ये नहीं होगा तो अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन पादप कोशिका में देखें तो कोशिका झिल्ली तो होती ही है जो इसको आकार देती है, और उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी होती है जो कोशिका झिल्ली और कोशिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कोशिका आवरण क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है इस कोशिका आवरण से पदार्थों का आवागमन कैसे होता है? चलिए समझते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, विसरण और परासरण, यानी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। विसरण यानी डिफ्यूजन क्या होता है? दोस्तों आपने कभी विसरण के बारे में सुना है? विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कोशिकाओं में गैस का परिवहन इसी प्रक्रिया से होता है। चलिए देखते हैं कैसे। कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन गैस के अणु रक्त के साथ जब कोशिका तक पहुंचते हैं तब कोशिका के बाहर ऑक्सीजन अणुओं की सांद्रता अंदर से ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां क्या होगा? जी हां, विसरण होगा। ऑक्सीजन अणुओं की गति कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ होती है, और जब कोशिका ऊर्जा बना लेती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनती है, जिसको कोशिका के बाहर जाना होता है। तब कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के गैस अणुओं की सांद्रता बाहर से ज्यादा होती है। तो अब यहां क्या होगा बताइए? फिर से वही विसरण। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस के अणुओं की गति अंदर से बाहर होगी। तो इस तरह से कोशिका में गैसों का परिवहन विसरण प्रक्रिया से होता है। दूसरा परिवहन का तरीका है परासरण यानी ऑस्मोसिस। परासरण वो प्रक्रिया है जिससे पानी की गति वर्णनात्मक पारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं। परीक्षण, सबसे पहले हम दो ग्लास ए और बी लेंगे। ग्लास ए में पानी की मात्रा ज्यादा और ग्लास बी में पानी की मात्रा कम लीजिए। अब इनमें समान मात्रा में शक्कर व नमक को घोलकर विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाएंगे। अब इन दोनों विलयनों की तुलना की जाए तो ग्लास ए में पानी की सांद्रता ग्लास बी की तुलना में ज्यादा है, तो ग्लास ए के विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जबकि ग्लास बी में पानी की सांद्रता ग्लास ए की तुलना में कम है, तो ग्लास बी के विलयन को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब एक और ग्लास सी लेंगे जिसमें पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा समान होगी। अब यहां दोनों ग्लास ए और सी की तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, तो दोनों ही विलयन एक दूसरे के समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। इस तरह से एक और ग्लास डी लेंगे जिसमें हम पानी की मात्रा और शक्कर व नमक की मात्रा ग्लास बी के समान रखेंगे। अब यहां ग्लास बी और ग्लास डी को आपस में तुलना की जाए तो दोनों में पानी की सांद्रता समान होगी, यानी ग्लास बी और ग्लास डी दोनों भी आपस में समपरासरण दाबी विलयन कहलाए जाएंगे। अब दोस्तों सोचिए कि किसी कोशिका को इन विलयनों में डाला जाए तो क्या होगा? सोचिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में कम है, तो दोस्तों क्या होगा? जी हां, परासरण। कोशिका का पानी प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आएगा और धीरे धीरे कोशिका का आकार छोटा होता चला जाएगा। अब कोशिका को हम अल्प परासरण दाबी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। यहां इस विलयन में पानी की सांद्रता कोशिका की तुलना में ज्यादा है। तो अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या होगा? जी हां, फिर से वही परासरण। विलयन का पानी प्लाज्मा झिल्ली से कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका का आकार फूलकर बड़ा होता चला जाएगा। अब अगर हम कोशिका को समपरासरण दाबी विलयन में डालें तो क्या होगा? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
यहाँ पर पानी का परिवहन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पानी की सांद्रता समान है। दोस्तों, इस परासरण प्रक्रिया से पादप जड़ के जरिए भूमि से पानी को सोखते हैं। चलो ये भी देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ ये पौधा भूमि पर लगा हुआ है, भूमि में पानी भी होगा और उस पानी में बहुत सारे लवण यानी सॉल्ट्स घुले होंगे, यानी कि डिसॉल्व होंगे, जो पौधों के लिए बहुत जरूरी होंगे। और पादप में जड़ कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होगी, तो भूमि का पानी एक अल्प परासरण दाबी विलयन होगा, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए? जी हाँ, परासरण। भूमि का पानी जड़ कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के जरिए कोशिका में जाता है और कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह पादप में परासरण प्रक्रिया से पानी और लवणों का परिवहन होता है। सारांश: कोशिका आवरण कोशिकीय भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिकीय झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। आगे हम केंद्रक और कोशिका द्रव के बारे में पढ़ेंगे।